इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक एपरेटस जिसका नाम है मैक्सवेल्स नीडल। इसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे किसी वायर की मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। वर्कबुक में इस एक्सपेरिमेंट का सीरियल नंबर है 5। तो ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमिन द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ गिवन वायर बाय डायनेमिकल मेथड यूजिंग मैक्सवेल्स नीडल। तो मैक्सवेल नीडल की हेल्प से हम किसी वायर की मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या ईटा फाइंड करेंगे। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से एपरेटस की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें ज़रूरत पड़ेगी हमें मैक्सवेल नीडल की, जो कि एपरेटस का नाम भी है। तो यहाँ ये मैक्सवेल नीडल है, इसमें रखने के लिए 4 सिलेंडर्स हैं। इसके लिए हमें स्क्रू गेज चाहिए, ये स्क्रू गेज दिया हुआ है। यहाँ हमें वायर चाहिए, इस वायर की हेल्प से इस मैक्सवेल नीडल को लटकाया हुआ है। तो ये वायर है, मीटर स्केल है यहाँ पर लेंथ नापने के लिए, स्टॉप वॉच है टाइम नापने के लिए, और ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है वेट के लिए। तो इन सब चीज़ों की हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, ये जो वायर लटका हुआ है इस वायर का ईटा फाइंड करेंगे, या कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड करेंगे, जिस वायर की हेल्प से इस मैक्सवेल नीडल को लटकाया हुआ है। तो यहाँ हम एक एक ऑब्जर्वेशन को देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहली ऑब्जर्वेशन है लेंथ ऑफ एक्सपेरिमेंटल वायर। तो हमारे पास जो वायर से हमने ये मैक्सवेल नीडल लटकाई हुई थी, तो यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक ये वायर है। तो हम इस वायर की लेंथ नापेंगे किससे, मीटर स्केल की हेल्प से। तो हम मीटर स्केल को यहाँ रख देंगे, यहाँ उसका 0 रखेंगे और यहाँ देखेंगे कितने सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर आए। तो इतने पॉइंट इतने सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ जाती है। आगे देखते हैं। दूसरी ऑब्जर्वेशन है लेंथ ऑफ होलो ट्यूब। तो ये जो मैक्सवेल नीडल है जिसकी ट्यूब है होलो ट्यूब, इसकी भी हमें लेंथ नापनी है और उसे हम लिखेंगे कैपिटल एल से। तो पहले जो हमने वायर की लेंथ नापी थी उसे हमने लिखा स्मॉल एल, और जो होलो ट्यूब की लेंथ हम स्केल से यहाँ से यहाँ तक नापेंगे इसको हम लिख देंगे कैपिटल एल। इसको भी सेंटीमीटर और मिलीमीटर में लिखेंगे, यानी कि सेंटीमीटर लिखेंगे तो डेसिमल के 1 पॉइंट तक सही करके इसे लिख देंगे। तो इस तरीके से हम दूसरी ऑब्जर्वेशन लेंगे लेंथ ऑफ होलो ट्यूब, यानी कि होलो ट्यूब की लेंथ को लिख देंगे इतने सेंटीमीटर में। इसके अलावा देखिए इसके बाद हमें चाहिए मास ऑफ 1 सॉलिड सिलेंडर और मास ऑफ 1 होलो सिलेंडर। तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट में 4 सिलेंडर मिलेंगे, हमारे पास 2 सॉलिड सिलेंडर मिलेंगे। तो ये आपके पास सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, और ये 2 आपके पास क्या है, होलो सिलेंडर होंगे। तो 2 सॉलिड होंगे यानी कि ठोस सिलेंडर होंगे और 2 खोखले सिलेंडर होंगे। तो इन दोनों सिलेंडरों में से किसी एक का मास चाहिए हमें, इनमें से किसी एक का मास चाहिए। चूँकि यहाँ एक्सपेरिमेंट जब आप करेंगे तो देखेंगे कि इनके मास में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, इनके आपस में मास में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो तरीका क्या है कि हम दोनों सॉलिड सिलेंडर को उठाकर यहाँ से यहाँ रख देंगे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पर, और जो मास यहाँ पर आएगा उसे रीड कर लेंगे, उसका हाफ कर देंगे। हाफ का मतलब एक सॉलिड सिलेंडर का मास आ जाएगा, तो इसे हम कह देंगे MS। उसको हम यहाँ फिल कर लेंगे तो हमारे पास पहली ऑब्जर्वेशन आ जाएगी मास ऑफ 1 सॉलिड सिलेंडर। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो दोनों होलो सिलेंडर हैं इनको उठाकर यहाँ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पर रख देंगे। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पर देखते हैं कि यहाँ इतना मास आ जाता है, इसका फिर हाफ कर देंगे। तो जो हाफ वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी MH, या कह सकते हैं मास ऑफ 1 होलो सिलेंडर। तो आगे देखते हैं आगे कौन सी ऑब्जर्वेशन करनी है। एक और मेजरमेंट है, ये जो आपका एक्सपेरिमेंटल वायर है जिससे मैक्सवेल नीडल लटकी हुई है, इसकी रेडियस निकालनी है। तो चूंकि ये वायर की मोटाई 1 मिलीमीटर से भी कम है, तो इसको नापने के लिए हमें स्क्रू गेज की हेल्प लेनी पड़ेगी। स्क्रू गेज से कैसे मेजरमेंट लेंगे, इसके लिए अलग से एक लेक्चर है, उसको आप देख लीजिए। उसमें पता चलेगा कि स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट कितनी है, स्क्रू गेज की एरर कैसे निकालनी है, उससे मेजरमेंट कैसे लेना है। तो हम सबसे पहला काम होगा हमारा कि हम उस स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट निकालेंगे और यहाँ लिखेंगे लीस्ट काउंट कितनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस स्क्रू गेज को पीछे से यहाँ से टाइट करेंगे, या कह सकते हैं रैचेट से टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद हम देखेंगे कि उसका 0 से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर 0 से मिला हुआ है तो उसमें एरर नहीं है, फिर भी यहाँ पर 0.0 0.00 0.000 यहाँ लिखेंगे। बट अगर वो 0 पर नहीं है तो इसका मतलब उसमें एरर है। एरर नेगेटिव भी हो सकती है, एरर पॉजिटिव भी हो सकती है। तो जैसा भी केस होगा वो एरर को आप यहाँ लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वायर है इसको स्क्रू गेज में लगा देंगे, फिट करेंगे पीछे से, वहीं से रैचेट से टाइट करेंगे, और आप उसकी MS VS कह दीजिए या इसे CS कह दीजिए, सर्कुलर स्केल, और टोटल को लिख देंगे। तो यहाँ ये VS लिखा हुआ है, इसे CS कह सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे और यहाँ कहीं स्क्रू गेज को लगा देंगे। तो दूसरी ऑब्जर्वेशन आ जाएगी MS VS और टोटल। यहाँ हटाने के बाद फिर यहाँ कहीं स्क्रू गेज से मोटाई नापेंगे, तो MS CS और टोटल। ये जो तीनों मोटाई यहाँ पर आई है
इनको ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद इसका 1/3 कर देंगे, तो ये एवरेज या मीन आ जाएगा। मीन वैल्यू में से करेक्ट कैसे निकालेंगे, तो ये जो मीन वैल्यू आपकी आई है, इस मीन वैल्यू में से 0 एरर घटाने के बाद करेक्टेड आएगी। तो करेक्टेड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, करेक्टेड कैसे निकली, ये जो मीन वैल्यू आपकी थी ऑब्जर्व वैल्यू माइनस 0 एरर, तो यहाँ 0 एरर अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव जुड़ जाएगी और 0 अगर पॉजिटिव है तो एक्चुअली घट जाएगी। तो उसके बाद आ जाएगा आपके पास डायमीटर करेक्टेड, उसका हाफ करेंगे, रेडियस का मतलब हाफ करने के बाद ये आपकी रेडियस आ जाएगी, उसको 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियस की वैल्यू मीटर में आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इस वायर की रेडियस निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है टेबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ T1 व्हेन सॉलिड सिलेंडर्स आर केप्ट इनसाइड। तो सॉलिड सिलेंडर आर केप्ट इनसाइड का मतलब क्या है, पहले देखिए यहाँ पर जो हमारी होलो ट्यूब है, इसमें 4 सिलेंडर को अगर आप सटा कर रखेंगे इस ढंग से, तो चारों सिलेंडर को अगर आप सटा कर रखेंगे तो इनकी जो कंबाइंड लेंथ होगी वो होलो ट्यूब की लेंथ के बराबर है। इसका मतलब अगर हम इसके अंदर सिलेंडर को फिट करेंगे तो अंदर पूरे के पूरे सिलेंडर फिट हो जाएंगे। अब इन सिलेंडर्स में से 2 सिलेंडर आपके पास होलो हैं और 2 सिलेंडर आपके पास सॉलिड हैं। तो एक कॉन्फ़िगरेशन ये हो सकता है कि आपने अंदर सॉलिड सिलेंडर रख दिए और बाहर ये होलो सिलेंडर रखे। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है कि अंदर आपने होलो सिलेंडर रख दिए और सॉलिड सिलेंडर्स को आपने बाहर कर दिया। तो हम पहले पहला कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, सॉलिड सिलेंडर आर केप्ट इनसाइड, यानी कि ये वाला काम हम सबसे पहले करेंगे कि सॉलिड सिलेंडर को अंदर रखेंगे। तो हमने क्या करा, सॉलिड सिलेंडर को अंदर रखेंगे, मतलब इनको इस जिस ढंग से नीचे रखे हुए हैं ये सॉलिड है, ये सिलेंडर सॉलिड है, ये सिलेंडर भी सॉलिड है और ये वाले सिलेंडर कैसे हैं, होलो हैं। अब इनको इसके अंदर, इसी के अंदर डाल देंगे ट्यूब के अंदर। तो ट्यूब के अंदर डालने के बाद स्थिति ऐसी हो जाती है, यहाँ पर क्या है, ये अंदर ये सॉलिड सिलेंडर है, यहाँ अंदर सॉलिड सिलेंडर है और यहाँ बाहर कैसा है, ये बाहर होलो सिलेंडर है और ये बाहर होलो सिलेंडर है। अब क्या करेंगे, इन्हें ट्विस्ट कराएंगे। ट्विस्ट मतलब इस रोटेशन एक्सिस, ये जो वायर है इसको हम रोटेशन एक्सिस मानकर ऐसे ट्विस्ट कराएंगे। तो यहाँ से धीरे से इसे लगभग 20 डिग्री के आसपास इसे हम डिस्प्लेस करेंगे और डिस्प्लेस करने के बाद इस ढंग से छोड़ेंगे कि इनमें सिर्फ रोटेशन हो, ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल कोई ऑक्सीलेशन ना हो। तो धीरे से छोड़ेंगे तो देखेंगे कि ये इस तरीके से ऑक्सीलेट होगी। जब ये ऑक्सीलेट होगी तो यहाँ इस स्टॉप वॉच से इसका टाइम पीरियड हम नोट करेंगे। तो टाइम पीरियड नोट करने के लिए हम पहले 20 ऑक्सीलेशन का टाइम लिखेंगे, यहाँ पर 20 ऑक्सीलेशन का टाइम मिनट सेकंड में लिखेंगे, इसका टोटल निकालेंगे। इसके बाद फिर से स्टार्ट करेंगे और 25 ऑक्सीलेशन का टाइम या मिनट सेकंड में लिखेंगे, उसको टोटल निकाल देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से घड़ी स्टार्ट करेंगे और फिर से 30 ऑक्सीलेशन का टाइम यहाँ मिनट सेकंड में लिखेंगे, टोटल वैल्यू निकाल देंगे। अब 20 ऑक्सीलेशन का जो टाइम था उसे बाई 20 करके यहाँ लिख देंगे। जो 25 ऑक्सीलेशन का टाइम था उसे 25 से डिवाइड करेंगे, उसे यहाँ लिखेंगे और जो 30 ऑक्सीलेशन का टाइम था तो 30 से डिवाइड करने के बाद यहाँ लिखेंगे। अब चूंकि ये डिवाइड करने के बाद टाइम पीरियड आ जाता है तो तीनों वैल्यू लगभग सेम आनी चाहिए। फिर भी थोड़ा बहुत डेसिमल में डिफरेंस होगा तो उस डिफरेंस के लिए हम इन तीनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद बाई 3 करेंगे, तो बाई 3 करने के बाद ये एवरेज टाइम आपके पास मीन आ जाता है। उससे पहले हम क्या करेंगे, इस स्टॉप वॉच की लीस्ट काउंट जो पहले बताई गई है वीडियो में उसे उस ढंग से यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास T1 आ जाता है। T1 का मतलब है टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, कब, जब सॉलिड सिलेंडर को हमने अंदर रखा है। अब हम एक वीडियो की हेल्प से देखते हैं कि ऑक्सीलेशन कैसे हो रहे हैं। यहाँ देखिए हमने सॉलिड सिलेंडर्स को अंदर रख दिया है और होलो सिलेंडर को यहाँ बाहर कर दिया है और इसे थोड़ा सा ट्विस्ट देने के बाद छोड़ दिया है। ट्विस्ट 20 डिग्री से ज़्यादा नहीं दिया है ताकि साइन थीटा इक्वल टू थीटा लगाया जा सके। तो इसमें देखिए टाइम पीरियड इसका काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि इसे तेज़ घुमाएंगे तो टाइम पीरियड इसका कम आ जाएगा। ये इतना इसका ओरिजिनल टाइम पीरियड है। इसको हम 20, 25, 30 ऑक्सीलेशन के लिए नोट करेंगे और टाइम पीरियड की एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे। अब इससे आगे दूसरा पार्ट करते हैं, यानी कि हम निकालते हैं टेबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ T2 व्हेन होलो सिलेंडर्स आर केप्ट इनसाइड। तो इस बार हम क्या करेंगे, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन लेंगे, मतलब जब होलो सिलेंडर को अंदर रखा है और सॉलिड सिलेंडर को बाहर रखा है। तो यहाँ देखेंगे कि जो होलो सिलेंडर है इन्हें हम अंदर रख देते हैं, यानी कि यहाँ ले आए, अंदर की तरफ कर दिया, और जो सॉलिड सिलेंडर है उन्हें हमने बाहर रख दिया। तो दोनों सॉलिड सिलेंडर को बाहर देखा, क्योंकि इनकी टोटल लंबाई उनके बराबर होगी तो इनके अंदर इसे डाल देते हैं, फिट कर देते हैं। फिट करने के बाद ऐसे आ जाता है। इसका मतलब इस समय क्या है, यहाँ होलो सिलेंडर है, ये भी आपका होलो सिलेंडर है
और यहाँ पर क्या है, ये सॉलिड सिलेंडर है और यहाँ पर इस तरफ सॉलिड सिलेंडर है। इसे फिर वैसे ही करेंगे कि यहाँ ऐसे एक ट्विस्ट देंगे 20 डिग्री के आसपास और धीरे से इसे छोड़ देंगे। धीरे से छोड़ने के बाद यहाँ पर हम टाइम पीरियड यहाँ से नोट कर लेंगे, या कह सकते हैं 20 ऑक्सीलेशन का टाइम, 25 ऑक्सीलेशन का टाइम, 30 ऑक्सीलेशन का टाइम नोट करेंगे और जितने ऑक्सीलेशन होंगे उससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले ऑब्जर्वेशन टेबल में हम लिख देंगे इस की लीस्ट काउंट। इससे ऑब्जर्वेशन कैसे लेने हैं, लीस्ट काउंट कैसे, इसके लिए अलग से वीडियो है, वो देखिए आप। तो यहाँ 20 ऑक्सीलेशन का टाइम मिनट सेकंड में लिखेंगे और इसे टोटल करेंगे। 20 ऑक्सीलेशन का टाइम है तो 20 से डिवाइड करने के बाद यहाँ लिख देंगे। फिर 0 से स्टार्ट करेंगे और 25 ऑक्सीलेशन का टाइम मिनट सेकंड में लिखेंगे, टोटल सेकंड बनाएंगे और सेकंड बनाने के बाद 25 से डिवाइड करने के बाद यहाँ लिख देंगे, ये टाइम पीरियड आ जाएगा। इसी तरीके से स्टार्ट करके फिर से तो 30 ऑक्सीलेशन का टाइम मिनट सेकंड लिखेंगे, इसे टोटल सेकंड में बनाएंगे, इसको 30 से डिवाइड करेंगे, यहाँ लिखेंगे। इन तीनों को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद बाई 3 कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तब आपके पास क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास T1 आ जाता है और हमारे पास T2 आ जाता है। T1 तब है जब हमने क्या करा है, सॉलिड सिलेंडर इनसाइड रखे हैं, और T2 तब है जब हमने होलो सिलेंडर को इनसाइड रखा है। तो अब देखते हैं होलो सिलेंडर को इनसाइड रख के वीडियो में कैसे दिखाई देता है। अब इस बार देखिए, इस बार हमारे पास होलो सिलेंडर इनसाइड है और सॉलिड सिलेंडर आउटसाइड है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो टाइम पीरियड है वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। तो T की वैल्यू आती है 2π√I/c और I की वैल्यू ज़्यादा है तो T की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो यहाँ दोनों के टाइम पीरियड इस तरीके से हम नोट कर लेंगे, सॉलिड सिलेंडर इनसाइड और सॉलिड सिलेंडर आउटसाइड। T1 T2 आप नोट कर लेंगे। तो देखिए ये है फॉर्मूला यूज्ड, जहाँ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा की वैल्यू हमें निकालनी है, ये हमें निकालनी है। और इधर देखते हैं जो पैरामीटर्स हैं जो हमने फाइंड करे हैं, क्या वो सफिशिएंट है ईटा की वैल्यू निकालने के लिए। तो L है लेंथ ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वायर। तो ये L क्या है, लेंथ ऑफ एक्सपेरिमेंटल वायर, ये हमने स्केल से निकाल ली है। ये है लेंथ ऑफ होलो ट्यूब, जो होलो ट्यूब थी उसकी लेंथ भी हमने स्केल से निकाल ली, इसका मतलब L भी हमारे पास आ जाता है। रेडियस ऑफ वायर, तो जो वायर की रेडियस है, एक्चुअली इसमें स्मॉल r लिया हुआ तो स्मॉल r ही है। स्मॉल r जो रेडियस ऑफ वायर है ये चूँकि 1 मिलीमीटर से कम है तो हमने इस वे से निकाल ली है। ये मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर और मास ऑफ होलो सिलेंडर, हमने दो सिलेंडर का मास वे करने के बाद उसका आधा किया है तो सॉलिड सिलेंडर आया, और होलो वाले दोनों सिलेंडर का मास वे करने के बाद उसका आधा किया है तो ये होलो सिलेंडर का मास आया है। तो MS और MH की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली है। इसके बाद हमने सॉलिड सिलेंडर को अंदर रखा था एक बार और दूसरी बार होलो सिलेंडर को अंदर रखा था, और उनके टाइम पीरियड यानी कि एवरेज टाइम पीरियड T1 और T2 भी निकाल लिए। तो ये सारे जो पैरामीटर हैं ये इसमें आ गए हैं। तो इसका मतलब हम N की वैल्यू यहाँ रखने के बाद ये इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चूँकि हमने सारी जो चीज़ें हैं, मास हमने किस में लगाया है, किलोग्राम में लगाया है, लेंथ हमने किस में लगाया है, ये मीटर में लगाया है, और ये टाइम किस में लगाया है, हमने सेकंड में लगाया है। तो ये MKS सिस्टम में आपकी वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये आपके पास जो यूनिट दी हुई है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आपकी वैल्यू उसी में आएगी, और ये ईटा की वैल्यू जाती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।